आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर आए हैं जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है रक्त यानी ब्लड। और रक्त को इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है और रक्त को उर्दू में लहू कहा जाता है। उसके बाद आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रक्त क्या है? मानव रक्त एक तरल संयोजित उत्तक होता है। मानव रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजित उत्तक होता है। उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह एक चिपचिपा क्षारीय पदार्थ होता है, यानी रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो एक प्रकार से क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किंतु जब शिशु गर्भावस्था में रहता है तो उसके शरीर में जो रक्त बनता है वो यकृत में बनता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं प्लीहा 400 ml रक्त को स्टोर कर सकता है। प्लीहा जो होता है वो 400 ml रक्त को स्टोर करके रखता है। यह रक्त में उपस्थित कमज़ोर एवं पुरानी रक्त कणिकाओं को RBCs और WBC को मार देता है। इसी कारण से प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, समान स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं, उसके शरीर में रक्त जो होता है वो 5 से 6 लीटर तक होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है, जो कि उस व्यक्ति के कुल वजन का 7 से 9% हो सकता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होगा। महिलाओं में आधा लीटर पुरुषों से कम माना जाता है और उस व्यक्ति के कुल वजन का 7 से 9% होता है। अब चलते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं। मानव रक्त के समूह के बारे में जानते हैं। अब मानव रक्त के समूह, अब सबसे पहले ये जानिए कि रक्त की खोज किसने किया था, यानी रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज कार्ल रेनस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था, और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि लैंडस्टीनर को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इनके अनुसार प्रत्येक जाति के जीव में रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन एंटीजन उपस्थित होता है। इसके अलावा एक विपरीत प्रोटीन एंटीबॉडी भी होता है। यह दोनों प्रोटीन के एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पर यह बात याद रखना है कि कार्ल रेनस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किया और इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये बात आपको याद रखना है। अब है रक्त समूह O को सर्वदाता कहा जाता है, यानी रक्त O जो होते हैं, आप सबसे पहले ये जानिए कि रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में आपको ये याद रखना है। रक्त समूह AB, उसके बाद आपको O याद रखना है। उसके बाद A हो गया, AB हो गया, उसके बाद OB, ठीक है। AB, B और O, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से O जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है, सबको रक्त दे सकता है। लेकिन AB की जहाँ तक बात किया जाए तो AB रक्त समूह सर्वग्राही होते हैं, वो सबसे ले सकते हैं। लेकिन O रक्त वाले जो होते हैं वो सबको दे सकते हैं, लेकिन सबसे ले नहीं सकते हैं। लेकिन सर्वग्राही जो होता है वो सबसे ले सकता है AB। तो AB को सर्वग्राही कहा जाता है, O को सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। AB में एंटीबॉडी उपस्थित रहता है और रक्त समूह O में एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, आगे है मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण RBC में पाया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। और एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B। पूछा जा सकता है एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीजन AB और एंटीबॉडी AB एंटीजन और एंटीबॉडी समान रूप
रूप से एक साथ नहीं रह सकते हैं। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। अभी हम तुरंत आपको बताए थे। जिनमें एंटीजन ए होता है उसको रुधिर ए कहा जाता है, यानी रक्त समूह ए कहा जाता है, और बी जो होता है उसको बी कहा जाता है, रुधिर बी। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है उसको ए भी कहा जाता है। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है ओ कहलाता है, यानी ओ रक्त समूह में एंटीजन पाया नहीं जाता है। अब जानते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए जिन व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर ए प्रकार के एंटीजन के साथ प्लाज्मा में एंटीजन भी एंटीबॉडी हो जाता है उनका ब्लड ए होता है, यानी ग्रुप ए हो जाता है, ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ब्लड ग्रुप बी जिन व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर बी प्रकार के एंटीजेंस के साथ प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। अब जाते हैं ए बी जिस व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर ए और ए बी दोनों एंटीजेंस होते हैं और उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है उनका ब्लड ए बी होता है। ओ ब्लड ग्रुप ओ जिन व्यक्तियों की रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, उनका ब्लड ओ होता है। अब रक्त का कार्य क्या होता है ये जान लेते हैं ध्यानपूर्वक से। रक्त का कार्य क्या होता है वैसे तो जानते हैं कि शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रक्त के बिना तो जीवन असंभव है। नीचे हम मानव शरीर में रक्त के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को पढ़ेंगे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित तथा शरीर के रोगों से रक्षा करता है। रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़े तक पहुंचाना, शरीर के तापक्रम को समान बनाए रखना और शरीर के रोगों से रक्षा करना, ये बात याद रखना है। अगला है आवश्यक भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, लैंगिक वर्ण से सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। तो ये हो गया आपका रक्त का कार्य। ठीक है, चलिए पूरी चीज़ हम आपको इसमें क्लियर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी लोग, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। मानव रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार मानव शरीर में रक्त को परिसंचरण पंप करने के लिए एक 4 कोष्ठीय हृदय होता है, जिनमें 2 हिस्सों को आलिंद और शेष निचले भाग को नीलय कहा जाता है। यानी हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए 2 हिस्से को आलिंद और शेष निचले भाग को नीलय कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है वो देखते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं। इसके अंतर्गत निम्न 3 भाग होते हैं। हृदय, यह हृदयवन पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। ठीक है, हृदय का कुल वजन 375 ग्राम होता है, ये सबसे बड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, पेरिकार्डियम याद रखना है आपको, नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय का वजन 375 ग्राम होता है। कितना होता है? 375 ग्राम। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने को देखने को मिल सकता है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह बच्चों में 102 बार धड़कता है। ठीक है, बच्चों में 102 बार धड़कता है, लेकिन पुरुषों में जो बड़े होते हैं उनको 72 बार होता है, जो कि 1 मिनट में लगभग 500 लीटर रक्त व्यक्ति को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये हो गया आपका हृदय। अब चलते हैं सिराएं के बारे में जानते हैं। अब सिराएं के बारे में जानते हैं। सिराएं यह शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुँचती है। इनमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। एकमात्र पलोमनी सिरा जो कि फेफड़े से रक्त को बाएं आलिंग तक पहुंचाती है, इसे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये हो गया आपका सिराएं। धमनियाँ यह शरीर की गहराई वाले भागों में उपस्थित होता है। इनमें शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। वह रक्त जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि धमनियाँ जो होती है वो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है।
किसके द्वारा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंग पहुँचाता है? तो धमनियों द्वारा। इनमें कपाट पाए जाते हैं। इनमें प्रभावित रक्त तेज गति से प्रभावित होता है। शरीर में एकमात्र प्लमोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यह धमनी रक्त को दाएं नीले से फेफड़ा तक पहुंचाती है। ये बात आपको याद रखना है। रक्त का थक्का कैसे जमता है? ये बात आपको याद रखना है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन निर्माण यकृत विटामिन के की सहायता से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिक तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, उसका निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। कितना देर में? 2 से 5 मिनट। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजन होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब रक्त में उपस्थित तत्व के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रक्त के चलिए आ गया, इसको जानते हैं। रक्त में उपस्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक हो गया प्लाज्मा। यह संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है जो कि निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल होता है। 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। अब जानते हैं प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य क्या है वो जानते हैं। बचे हुए भोजन एवं फिर से जानिए, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ शोरगुल ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा, तो फिर जानिए। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को अलग किया जाता है तो इसके शेष भाग को सीरम कहा जाता है। ताकि यहाँ पे कभी कभी आपको सीरम भी नहीं लेगा और कभी कभी सेरम भी। तो इसको ना जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो उसको सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा पोषक तत्व के परिवहन के साथ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में सहायक होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब जानते हैं कणिकाएँ यानी रुधिराणु। कणिकाएँ यानी रुधिराणु। यह संपूर्ण रक्त प्लाज्मा का अतिरिक्त शेष 45 भाग होता है जो कि सजीव अवस्था में होता है। इसमें 3 प्रकार के रक्त विमाणु उपस्थित होते हैं। पहला होता है लाल रक्त कोनिकाएँ, दूसरा होता है श्वेत रक्त, तीसरा होता है पट्टिकाएँ। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लाल रक्त कणिकाएँ में जानते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है और युक्त में बनने वाले प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन प्रक्रिया के द्वारा रक्त में उपस्थित हीमोरंजक के साथ क्रिया कर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। इन कणिकाओं की जीवन अवधि 20 से 120 दिन होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। आरबीसी को प्लीहा के द्वारा विशेष प्रयुक्त के द्वारा समाप्त किया जाता है। यह 7.2 व्यू व्यास की गोल परिधि की ओर दोनों ओर से पैसे या रुपये के साथ चिपटी होती है। इनमें केंद्रक नहीं होता है। वयस्क पुरुषों के रुधिर के प्रति घन मिलीलीटर में लगभग 50 लाख और स्त्रियों के रुधिर के प्रति घन मिलियन 45 लाख रुधिर कोशिकाएँ होती है। इनकी कमी से रक्तहीनता तथा श्वेताहीनता रोग होते हैं। लाल युक्त कोनिकाओं का जीवन 120 दिन होता है। प्लीहा में इसका अंत हो जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है वो देख लेते हैं, यानी आरबीसी का कार्य क्या होता है वो देख लेते हैं। आरबीसी एक मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। मानव शरीर में एक समान सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कोशिकाएं आरबीसी होती है। इनकी कुल संख्या पुरुषों 5 मिलियन और महिलाओं में 4.5 मिलियन होता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर वायुमंडलीय दाब में कमी होने पर निर्माण में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब आगे है आगे क्या है वो देखते हैं। रक्त धारियों के लाल रक्त उभयतल होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है जबकि 2 स्तनधारी ऊंट लिमा में रक्त में उपस्थित नहीं होता है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्रक आरबी अपवाद में है। स्तनधारियों के लाल रक्त का उभयतल होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन जब 2 स्तनधारी होते हैं ऊँट और लार्वा में रक्त अनुपस्थित होता है। नोट, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब रक्त ये बी है श्वेत
रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी ये कहते हैं इसको WBC, वाइट ब्लड कॉर्पल्स, WBC इसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। इनका मुख्य कार्य हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। ये बात आपको याद रखना है। ये हो गया आपका, तो इस तरह से आपको याद रखना। अभी भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ को पढ़ना है आपको। देखिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो। चलिए, रक्त में RBC और WBC का अनुपात 6:1 होता है। आकार रचना में यह अमीबा के समान होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है। इसका निर्माण लिपिड नोड और कभी कभी यकृत प्लीहा में होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों से बचाना है। WBC इसका किसका, तो आपको श्वेत रक्त कणिकाओं का, ठीक है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल कणिका रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को क्या करता है, भक्षण करता है। आगुंतक जीवाणुओं का भक्षण करता है और ये प्रतिपिंडों में रचना करता है। हिपेरिन उत्पन्न कर रुधिर वाहिकाओं में ये रुधिर जमने से रोकता है। यह प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ प्रोटीन की रचना करता है। हिस्टामिनोदिक कार्य पर एलर्जी से बचाने का कार्य करता है। रक्त विमाणु, यह केवल मनुष्य एवं अन्य रक्त स्तनधारियों में रक्त पाया जाता है। इनमें से केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाता है। रक्त पट्टिकाओं का निर्माण, अब यहाँ पे देखिएगा, रक्त पट्टिकाओं की मदद से यकृत में होता है। विटामिन के परिवर्तित होकर हाइड्रोनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। यकृत के द्वारा एक विभिन्न प्रोटीन हिपरिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में विरोध करती है। रक्त दाब को मापने वाली इकाई को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। RBC की संख्या गणना करने वाले को यूनिट को हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। RBC में उपस्थित आयरन को हीमोटीन कहा जाता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब प्लेटलेट्स की कमी होती है तो शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीजन, अब एंटीजन को देख लेते हैं, बहुत आसान है। रुधिर वर्ग ए, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रुधिर वर्ग ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। रुधिर बी, केवल ए बी दोनों कोई नहीं एंटीजन, ए बी में कोई नहीं पाया जाता, ओ में कोई नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी ए बी दोनों पाया जाता है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। इसमें एंटीबॉडी, इसको एंटीबॉडी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। चल, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकता है। ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिलेशन कहा जाता है। अतः रक्त आधार में एंटीजन तथा एंटीबॉडी को ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिलेशन हो सके। पॉजिटिव ओ, इस ब्लड ग्रुप वाले उन सभी को रक्त दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। इसके अलावा ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव से रक्त ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ओ, इस ब्लड वाले ग्रुप वाले उन सभी को रक्त दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव वाले को ओ पॉजिटिव को दिया जाता है। इसके अलावा ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव ही इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए थोड़ा इसमें आपको बचा हुआ है, कोशिश करते हैं थोड़ा हो जाए जल्दी। निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ओ निगेटिव वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ओ निगेटिव वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। इस ग्रुप के लोग हर किसी को रक्त दे सकते हैं। इसके अलावा ये केवल ओ निगेटिव ग्रुप से ही ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद है। ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ग्रुप वाले को दे सकते हैं। इनको ओ पॉजिटिव ए और ओ निगेटिव ब्लड चढ़ाया जाता है। निगेटिव ए में ए बी पॉजिटिव ए और ए निगेटिव वाले ग्रुप को दे सकते हैं। ए ओ को निगेटिव ब्लड से ले सकते हैं। अब पॉजिटिव बी है, इसको आप देख सकते हैं। बी और ए भी पॉजिटिव ब्लड को ग्रुप दे सकते हैं। पॉजिटिव बी और ओ को निगेटिव से ले सकते हैं।
बी और ए बी पॉजिटिव ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है और बी और ए को निगेटिव से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव ये ग्रुप वाले ए बी पॉजिटिव को रख देते हैं, ए बी निगेटिव ये ग्रुप वाले ए बी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को ही ब्लड दे सकते हैं। ए बी ओ निगेटिव को ब्लड दे सकते हैं। RH कारण RH फैक्टर 1940 में ब्लैड स्टिनर और बीनर ने रुधिर एक प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने रिसर्च बंदर में एक इस तत्व का पता लगाया, इसे RH फैक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा RH फैक्टर की खोज लैंड स्टिनर और बीनर ने किया था। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव कहलाता है, जिनमें नहीं पाया जाता है RH सहित निगेटिव कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, रक्त आसान के RH फैक्टर की भी जांच होती है। RH पॉजिटिव, RH निगेटिव भी दिया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यदि RH पॉजिटिव रक्त का रक्त RH निगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने पर प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया गया हो तो अभिलेशन के आधार पर RH निगेटिव वाले व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। हीमोग्लोबिन लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन रहता है, जिसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन और हीमेटिन का बना होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमेटिन के अंदर लोहा रहता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और इसको रक्त द्वारा सारे शरीर में पहुँचाता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम प्रतिशत होता है और अनेक रोगों से इसकी मात्रा कम होती है। इसमें लोहा रहता है, इसमें 4 पिरोल समूह रहते हैं। तो ये बात आप सभी लोगों को यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि जो क्लोरोफिल से समानता रखते हैं, इसका अपचयन सरलता से हो जाता है। अल्प मात्रा में यह सभी प्राणियों और पादपों में पाया जाता है। रुधिर परीक्षा के लिए वयस्क मनुष्य की उंगली से सीधा रुधिर निकलता है। रुधिर को जमने से बचाने के लिए स्कंदन प्रतिरोधी पदार्थ डालते हैं। इसके लिए प्रायः अमोनिया और पोटेशियम ऑक्जेलेट युक्त प्रयोग किया जाता है। एरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान पर होने लगता है, ठीक है। तो अब लास्ट पेज में आ गए हम लोग। अब लास्ट पेज क्या करता है, देखिए, रक्त परिपथ में विभिन्न अंग के बाद बायां आलिन, उसके बाद है डेहिक महाधमनी, उसके बाद बायां लैलिन, विभिन्न धमनियाँ। रक्त का ये आपका परिपथ है, कैसे है मैंने आपको समझा दिया है, देख लीजिएगा। विभिन्न अंग, बायां लाइन, दैहिक महाधमनी, बायां लिलय, विभिन्न धमनियाँ, छोटी धमनियाँ, धमनी कोशिकाएं, अंग प्राशर्य महाधमनी, और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में महाधमनी के बाद अंग प्राशर्य, दाहिना आनंद, दाहिनी नीलंड, पलोवनी धमनी, फेफड़ा, पलोवनी शिरा, बाया आलिंद। तो इस तरह से आपको मैंने एक एक करके सारे चीज़ को बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।